नमस्ते दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं यूथ कंपटीशन के PYQ सीरीज़ को। और इसमें हम शुरू कर रहे हैं भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि जब अर्थग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थग्रहण कराने वाली शक्ति को क्या कहेंगे। तो यदि अभिधा में क्या होता है दोस्तों कि जो बात कही जाए वो ज्यों का त्यों उसका असर होगा और उसका अर्थ ग्रहण किया जाएगा, तो उसे कहते हैं अभिधा। किंतु यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभिधा से नहीं है लेकिन उससे संबंध हो। तो जब इस प्रकार की जो बातें हों तो उसमें यहाँ पर लक्षणा उसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम डिटेल में देख सकते हैं कि जब अर्थ ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। ये वाक्य जिनका साधारणतः शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ प्रयुक्त होती है जहाँ वाक्य तो साधारण होता है किंतु उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न अर्थ होता है। तो इस प्रकार हम 3 प्रकार की शब्द शक्तियों को देखते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। औचित्य के आधार पर होता है सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय, अर्थ निर्णय, उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है वो होगा अर्थ निर्णय। अब डिटेल में देख लें कि औचित्य के आधार पर अर्थ निर्णय होता है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। इनका ग्रंथ औचित्य विचार है। औचित्य विचार चर्चा है। इन्होंने औचित्य को रस का प्राण माना है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है, व्यंजना, अभिधा, करुणा और लक्षणा। तो अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा था कि 3 प्रकार की शब्द शक्ति होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। करुणा जो है एक रस के रूप में हम इसे देखते हैं, इसलिए करुणा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। तो करुणा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्ति के भेद हैं। अब अभिधा में हम देखते हैं दोस्तों कि इसका जो मुख्य अर्थ जो है वही उसी का बोध होता है अभिधा में। लक्षणा में होता है कि अभिधा में जो कहे गए शब्द उससे संबद्ध अर्थ होता है और व्यंजना में कोई अन्य प्रचलित अर्थ दिखाई देती है। तो यदि आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पॉज करके डिटेल में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति IA रिचर्ड्स की नहीं है। तो ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, कल्चर एंड अनार्की और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कल्चर एंड अनार्की। ये जो है ये इनकी नहीं है, बाकी सारी रचनाएं इनकी है। अब आगे इसकी डिटेल देख लें व्याख्या। तो इस व्याख्या में हम देखेंगे द पीपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग आदि ये सारी रिचर्ड्स की रचनाएं हैं, जबकि कल्चर एंड अनार्की मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप, 4 ऑप्शन में से भामा होगा। तो आचार्य भामा ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है और ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है और आनंद वर्धन के ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया है। आनंद वर्धन जो है इन्होंने ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किया और इनका जो ग्रंथ है वो ध्वन्यालोक है। तो जो ये डिटेल व्याख्या है इससे हम काव्यशास्त्र के अन्य पक्षों को भी देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों। 6ठा प्रश्न है, देखिए ध्यान से कि देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है। तो काव्य की यह परिभाषा दी है भामा ने। और ऊपर हमने डिटेल में पढ़ा था कि इनकी रचना का अलंकार, काव्य अलंकार जो है इनकी रचना है और ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे देखते हैं जो इनकी जो रचना है ये काव्य अलंकार, ये परिच्छेदों में विभक्त है और जो कि कुल 6 परिच्छेद हैं इसमें। और शेष जो अन्य हैं काव्य लक्षण बताए गए हैं इस प्रकार हैं, जैसे अन्य रचनाकारों ने या विद्वान जिन्हें आप कहते हैं तो मम्मट कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। और विश्वनाथ कहते हैं वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो ये जो काव्य की जो एक परिभाषा है, अब उसको हमें ये याद रखना चाहिए कि किसने किस
किन शब्दों में काव्य की परिभाषा को प्रस्तुत किया है। तो भामा का हमने पहले ही पढ़ लिया, शब्दार्थों सहितो काव्यम, और शेष दो विद्वानों का यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? तो इसका उत्तर भी भामा है। और ये देखिए डिटेल हम देखेंगे। आचार्य भामा ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। इनके अन्य काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला ज्ञान प्रीति है। आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन में कीर्ति और प्रीति को माना है, और आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन में विनयोन्मुखीकरण प्रीति को माना, और आचार्य कुंतक ने काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जाया, सम्मति, उपदेश, परमानंद, यश को माना है। 8वां प्रश्न देखते हैं। आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? तो दंडी जो है वो किसको काव्य हेतु मानते हैं? तो ये देखिए, ये आरपीएससी कॉलेज में आ चुका है। ऑप्शंस में हम देखेंगे निपुणता, प्रतिभा, जीवनेच्छा, प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में आचार्य दंडी ने काव्य हेतु प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास को माना है। इनकी काव्य सृजन का प्रचलित श्लोक है, नैसर्गी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम योगास्या कारणम काव्य संपदा। तो ये हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि दंडी ने काव्य हेतु में प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को महत्वपूर्ण माना है। अगला क्वेश्चन है, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों की संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कथन किसका है? तो यहाँ पर यह कथन है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। डिटेल हम पढ़ लेते हैं कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कविता के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और कविता के संदर्भ में देखिए नगेंद्र जी का यहाँ मतन देखते हैं कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। जैसे अब इससे पहले हमने देखा था वाक्यम रसात्मक काव्यम। यह किसने कहा था काव्य के परिभाषा को देते हुए? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, नाट्य शास्त्र से संबद्ध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताएं। तो ये जो क्रम में ध्यान देना होगा दोस्तों, तो ये आपके 4 ऑप्शन सामने हैं, और इन चारों ऑप्शन में हम देखेंगे डी ऑप्शन को हम ध्यान से देखते हैं, क्योंकि यहाँ उत्तर डी दिया हुआ है, अभिनव भारती, दश रूपक, नाट्य दर्पण, भाव प्रकाशन। तो यहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि किनकी रचनाएं हैं और कब कब प्रकाशित हुई हैं, ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। अभिनव भारती 10वीं सदी का उत्तरार्ध में इसका समय है, और ये अभिनव गुप्त द्वारा रचित है। और 10 रूपक जो है धनंजय का है, जो कि 11वीं शती का है, 12वीं शती नाट्य दर्पण, और 13वीं शती भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाशन है, तो यहाँ भाव प्रकाशन जो है भाव प्रकाश होना चाहिए ये दोस्तों। ये शारदा तनय की रचना है। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र, और 10 रूपक धनंजय अभिनव भारती अभिनव गुप्त की है। तो वक्रोक्ति के बारे में एक प्रश्न यहाँ हम देखते हैं। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं। तो यहाँ ये नहीं पूछा गया कि वक्रोक्ति के प्रवर्तक कौन है, यहाँ उसके विरोधी आचार्य की बात की गई है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति को विश्वनाथ उसके विरोधी आचार्य हैं, और इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। तो वक्रोक्ति विरोधी आचार्य विश्वनाथ है। विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ साहित्य दर्पण है, जबकि भामा ने काव्यालंकार तथा रुद्रट ने काव्यालंकार, मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथों की रचना की। तो ये जो अभी दोस्तों हमने पढ़ा था कि काव्य की परिभाषा में ये विश्वनाथ जी का ही था, वाक्यम रसात्मक काव्यम। और ये विश्वनाथ जी ही जो है जो वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य भी हैं, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ हम ये देखिए एमपीएससी के एग्जाम में आ चुका है ये। तो इसका सही उत्तर जो है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं, और अन्य नाम प्लेटो, अरस्तु और मार्क्स संगत यहाँ नहीं है। अब प्रमुख सिद्धांत और उसके प्रवर्तक देख लेते हैं। प्रत्ययवाद प्लेटो का है। प्रत्यय से इसका अर्थ पूछा जा सकता है, तो प्रत्यय का अर्थ होता है दोस्तों विचार। तो प्रत्ययवाद प्लेटो, अनुकृति एवं विरेचन या त्रासदी ये अरस्तु का है। मार्क्सवाद, प्रगतिवाद ये कार्ल मार्क्स। किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है? तो ऑप्शन में है इलियट, क्रोचे, अरस्तु,
I.A. रिचर्ड्स। तो इसका सही उत्तर होगा I.A. रिचर्ड्स। तो I.A. रिचर्ड्स जो है उन्हें वो कहते हैं कि हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध जो है मानसिक उद्वेगों से माना जाता है। और रिचर्ड्स ने आलोचना के दो मूलाधार सिद्धांत बताए हैं, मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? तो कविता अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द। बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा कथन जो गलत है। तो गलत में डी ऑप्शन है, कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। तो शब्दों के पर्याय नहीं, शब्दों के अर्थ होते हैं। तो आगे देख लेते हैं, कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं, कविता के संबंध में गलत कथन है। कविता के संबंध में कथन है कि कविता अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है और बिंब अमूर्त विषय को साकार करते हैं। चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। I.A. रिचर्ड्स का रचना कौन सा इनमें से नहीं है? इस पे ध्यान देना होगा दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक, पोइटिका। तो इसका सही आंसर होगा पोइटिका। पोइटिका रिचर्ड्स की रचना नहीं है। ये जो है अरस्तु का ग्रंथ है, जबकि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फिलॉसफी ऑफ रिटोरिक रिचर्ड्स के ग्रंथ है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम। बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। तो ऑप्शन हम देखेंगे, विवरणात्मकता, कल्पना, सपाट बयानी, इंद्रियता। तो इसमें से सही विकल्प देखना है ए, बी, डी, डी, सी, बी, ए और ए, डी, ये ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी ऑप्शन बी और ए सही है। बी होगा कल्पना और ए जो होगा वो विवरणात्मकता है। तो कल्पना और विवरणात्मकता जो है बिंब के अनिवार्य तत्व हैं। चलिए डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके दोस्तों। अगले प्रश्न पे हम पहुँचते हैं। औचित्य के आधार पर होता है। तो ये औचित्य का ये जो अर्थ निर्णय हमने पहले भी देखा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। औचित्य के आधार पर होता है अर्थ निर्णय। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों, सामर्थ्य निर्णय, अर्थ निर्णय, सन्निधि निर्णय, उपयुक्त सभी। तो इसका चारों ऑप्शन सही है। तो उपयुक्त सभी इसका जो आंसर हो जाएगा। ये व्याख्या हम इसमें देख लेते हैं। औचित्य के आधार पर सामर्थ्य निर्णय, सन्निधि निर्णय और अर्थ निर्णय अर्थात ये सभी सही है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। साधारणीकरण के विषय में कौन सी कथन सही है? साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य होता है। साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव है। तो इसके कोड 1 से अधिक होंगे सही। तो ये इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है ऑप्शंस में। तो ऑप्शन सी यानी कि बी और सी सही है। ये तो बी होगा साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है और सी है साधारणी के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य होता है। तो बी और सी इसका सही आंसर होगा। तो डिटेल अगर आप चाहें तो इसकी व्याख्या और पढ़ सकते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है? तो ये निरूपित किया गया है, ऑप्शन बी सही है उनका, मम्मट के द्वारा। मम्मट कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, ये मम्मट का विचार है। जबकि अन्य जो रचनाकार है वो काव्य के विषय में और उसके लक्षण क्या है बताते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादकम जगन्नाथ जी कहते हैं। और शब्द दंडी का काव्य लक्षण है शरीरम ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना शब्द पदावली। तो ये जो है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो आज हम 20 क्वेश्चन करके इस वीडियो को रोकेंगे और फिर अगले वीडियो में आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो 20वां और अंतिम प्रश्न हमारा रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने किया है? तो चित्र तुरंग न्याय की कल्पना जो यहाँ पे है ना, शंकुक मानते हैं। और यहाँ इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि शंकुक ने माना है। क्या माना है देख लीजिए डिटेल में कि चित्र तुरंग न्याय की कल्पना आचार्य शंकुक की है और अभिनव गुप्त ने रस विवेचन में शैव दर्शन की कल्पना की है। आचार्य भट्ट नायक सांख्य दर्शन की और भट्ट लोलट ने मीमांसा दर्शन नामक रस विवेचन की कल्पना की। नीचे कुछ डिटेल्स और है जो आचार्य, उनके सिद्धांत और दार्शनिक मत के बारे में दिया है। तो भट्ट लोलट जो है
उत्पत्तिवाद। तो यहाँ उत्पत्ति की बात करें तो लोलट से आप मतलब याद करने का एक तरीका है कि ललना की क्या होगी, उत्पत्ति होगी। तो लोलट, ललना से आप लोलट याद रख सकते हैं। और इनका जो दार्शनिक मत है मीमांसावाद है। शंकुक अनुभूतिवाद है जो कि न्याय दर्शन, इनका दार्शनिक मत है। भट्ट नायक भुक्तिवाद सांख्य दर्शन में आता है ये। और अभिनव गुप्त जो है अभिव्यक्तिवाद जो कि शैव दर्शन में आता है। तो इस प्रकार आज के हमारे ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र थे जो खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें, तैयारी करते रहें।